15 मार्च 2026 को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान किया। इसके चलते असम में 126 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस चुनाव में असम में लगभग 2,50,21,408 लोग मतदान करेंगे। इसमें से फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 5,75,258 है, जो फर्स्ट टाइम अपने मतदान का अधिकार बजाएंगे। इस चुनाव में लगभग 1389 कैंडिडेट ने भाग लिया। इसमें से 90 लोगों ने अपने फॉर्म वापस लिए और फाइनल में ये चुनाव लगभग 722 उम्मीदवारों के बीच में लड़ा जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई, ये 2 सीटों पर पूरे देश की नजर होगी। हेमंत बिस्व शर्मा जालूका बारी से चुनाव मैदान में उतरे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा 1996 से जालूका बारी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 1996 को कांग्रेस के टिकट पर शर्मा जालूका बारी से चुनाव लड़े थे और वहां पर उनकी हार हुई थी। वो उनके राजनीतिक करियर की पहली और आखिरी हार थी। हार के बाद शर्मा पीवी नरसिंह राव से मिले। पीवी नरसिंह राव ने उन्हें बताया कि कैंडिडेट भले ही हार जाए, लेकिन उसे अपनी सीट छोड़कर नहीं भागना चाहिए। शायद इसी बात को शर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की गुरुकिल्ली माना हो और 1996 से लेकर 2026 तक शर्मा एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जोरहाट से गौरव गोगोई चुनाव मैदान में है। गौरव गोगोई असम के ताकतवर नेताओं में से एक और असम के 3 बार के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं। असम में बिखरी कांग्रेस को फिर से एकजुट करना और उसे सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती गौरव गोगोई के सामने है। दोस्तों, असम में आइडेंटिकल पॉलिटिक्स ये कोई नई बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। एडवर्ड गेट अपनी बुक असम अ हिस्ट्री में लिखते हैं कि 1800 के उत्तरार्ध में असम की जमीन पर काम करने के लिए बंगाल के मैमनसिंह और रंगपुर जैसे जिलों से मजदूरों को बुलाया गया। इसके साथ साथ चाय बागानों के लिए झारखंड और ओडिशा से मजदूर लाए गए। दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि इन माइग्रेंट की संख्या इतनी बढ़ गई कि आसाम के मूल निवासी अपने ही घर में खुद को अल्पसंख्यक जैसा महसूस करने लगे और इसी बात को 1931 की कास्ट सेंसस यानी कि जनगणना ने साबित भी किया। इसी हालात को 1931 की जनगणना में ब्रिटिश अफसर सीएन मुलन ने इसे आक्रमण का करार दिया था। इस कास्ट सेंसस के बाद असम में कुछ बुनियादी बदलाव किए गए, जैसे 1916 टू 1920 के आसपास एक लाइन ड्रॉ की गई थी। एक असम की बॉर्डर की एक लाइन ड्रॉ की गई थी। उस लाइन सिस्टम को लांघकर कई ज्यादा माइग्रेंट अंदर आ रहे थे। उस लाइन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के कारण पूरे देश में अनाज की कमी हो गई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ग्रो मोर फूड का नारा दिया। इसी चीज का फायदा उठाते हुए बंगाल के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर सर सादुल्ला ने बंगाल की पड़ी जमीन माइग्रेंट्स के लिए खुली कर दी। उसमें से ज्यादातर लोग ईस्ट बंगाल से आए थे। उस वक्त के भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपनी डायरी में सर सादुल्ला की इस नीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सर सादुल्ला ग्रो मोर फूड के नाम पर ग्रो मोर मुस्लिम कर रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब ये था कि खेती करने के नाम पर असम की आबादी का ढांचा बदला जा रहा था, ताकि मुस्लिम लीग की राजनीतिक पकड़ मजबूत हो सके। इस घटना को असम की मूल राजनीतिक पहचान पर हमला बताते हुए गोपीनाथ बारडोई ने इसका कड़े तौर पर विरोध किया। पार्टीशन के तुरंत बाद भारत के पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पंतप्रधान लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत ये तय हुआ कि जो माइग्रेंट बॉर्डर पार करके आए हैं उन्हें या तो वापस भेजा जाएगा या उन्हें यहाँ बसने के लिए मदद की जाएगी। इस मानवतावादी सोच की वजह से बहुत सारे लोग असम में ही बसे रहे। इसकी वजह से असम की जनता में रोष था। इस रोष को कम करने के लिए 1951 को एनआरसी लागू किया गया। 1931 की जनगणना ने जो डर दिखाया, उसी असुरक्षा ने 54 साल बाद एजीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टी को जन्म दिया और इसी एजीपी ने कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी को असम की सत्ता से बाहर कर असम की राजनीति में अपने कदम रखे। वर्तमान में यही एजीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। बीजेपी ने हिंदुत्व और अरुणोदय जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए असम में 2016 में सत्ता काबिज की और 2016 से 2026 तक बीजेपी सत्ता में बनी हुई है।
2026 के इस चुनाव में बीजेपी यूसीसी, लव जिहाद, अवैध घुसपैठ, 2 लाख सरकारी नौकरियां और बाढ़ मुक्त असम इन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपना 10 साल का वनवास खत्म करने की आशा से 5 न्याय के वादों के साथ जनता के बीच में जा रही है। कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य सीएए रद्द करना और आसाम समझौते को सख्ती से लागू करना, इसके साथ साथ महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक भत्ता, युवाओं के लिए रोजगार और 200 यूनिट फ्री बिजली, इन मुद्दों के साथ कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है। 9 अप्रैल को आसाम की वोटिंग हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी अपने मुद्दों को वोट में कन्वर्ट कर पाती है।